हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि टारगेट यूपीएससी यूट्यूब चैनल द्वारा जो ही वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा नीति में कब कब बदलाव हुए हैं और नई शिक्षा नीति कैसे तैयार किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि शिक्षा जो नीति है उसमें कब कब बदलाव हुए हैं और जो नई शिक्षा है इसको कैसे तैयार किया गया। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हम यह डिस्कस करेंगे कि जो नई शिक्षा है या अगर नई शिक्षा नीति अगर लागू हो जाती है तो उसके बाद से स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई में क्या क्या बदलाव आएंगे या फिर उनके रिजल्ट कैसे बनेंगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जो नई शिक्षा नीति भारत में लागू होगी उसको सफल बनाने के लिए भारत सरकार कौन कौन से डिपार्टमेंट बनाने पे विचार कर रही है या फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट बनाने के लिए सहमति जता चुकी है। ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ऊपर लिखा गया भारतीय शिक्षा नीति में अब तक 3 बार बदलाव हुए हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारा चेंजिंग आया था 1968 में। ठीक है। और सेकंड हमारा आया था 1986 में। लेकिन जो 1986 में जो नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था उसको अपडेट किया गया था 1992 में। ठीक है। बदलाव तो आया था 1986 में, लेकिन उसको अपडेट कब किया गया था? 1992 में। और अब जो चेंजिंग आई है 2020 में। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चेंजिंग अब तक की 2020 वाली है। इससे बड़ा कभी भी बदलाव शिक्षा में कभी नहीं किया गया था, ना ही 1968 में, ना ही 1986 में, जितना कि इस बार 2020 में किया गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वह कैसे क्रिएट हुई। ठीक है। देखिए, मई 2016 में क्या हुआ कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति ने शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी रिपोर्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा। देखिए, हुआ क्या था, मतलब फरवरी 2016 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया और उसने अध्यक्ष बना दिया पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम को। और इस समिति का काम क्या था कि यह देश के विभिन्न हिस्सों से सर्वे करके ये पता लगाए कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विकास हो रहा है और इसका रिपोर्ट तैयार करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपे। तो इस समिति ने मई 2016 में रिपोर्ट तैयार कर लिया और उस रिपोर्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया। देखिए, उसके बाद से क्या हुआ, जून 2017 में नई शिक्षा नीति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन, मतलब जो कि पूर्व इसरो प्रमुख हैं, वही बने। देखिए, जब वो शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मिल गया तो उसने उसको गहराई से अध्ययन किया। ठीक है। और उनको लगा कि हाँ, अब शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं बदलाव करने की जरूरत है। तो फिर क्या हुआ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक और समिति का गठन किया और इसी के जो अध्यक्ष बने वह थे के कस्तूरी रंगन, पूर्व इसरो प्रमुख। ठीक है। जून 2017 में यह समिति का गठन किया गया। अब देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि 31 मई 2019 को के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी। मतलब जो समिति का गठन किया गया था, मतलब जिसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन थे, उस समिति ने नई शिक्षा में मतलब क्या क्या बदलाव करने हैं और उसके क्या क्या रीजन है कि हाँ ये बदलाव किए जाएंगे, उस मतलब पूरे रिपोर्ट को, ठीक है, के कस्तूरी रंगन की मतलब समिति ने पूरा तैयार किया और फिर तैयार करने के बाद उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा। अब 2020 में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी। जब के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दी, उसके बाद देखिए, मतलब 31 मई को सौंपा गया 2019 में, लेकिन अब 2020 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, नई शिक्षा नीति का क्रिएशन हुआ। मतलब सबसे पहले फरवरी 2016 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया। उसके जो अध्यक्ष वह पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम थे। उस समिति ने रिपोर्ट तैयार किया और फिर उस रिपोर्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिया।
फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लगा कि हाँ अब नई शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है, तो फिर उसने मतलब क्या क्या बदलाव किए जाएंगे इसके लिए एक समिति का गठन किया, और उसके जो अध्यक्ष थे वह के कस्तूरी रंगन थे। के कस्तूरी रंगन इसरो के मतलब प्रमुख रह चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मतलब क्या क्या बदलाव करने और शिक्षा नीति में और उसके क्या क्या कारण है, उसकी मतलब एक पूरी रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट को लाके 31 मई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दी, ठीक है। उसके बाद से 2020 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी, उसके पास जो ये 10+2 वाला सिस्टम है ये रिप्लेस हो जाएगा 5+3+3+4 में, ठीक है। और देखिए जो ये फर्स्ट स्टेज है 5 वाला, इसको हम लोग कहेंगे फाउंडेशन स्टेज। जो सेकेंड थर्ड वाला इसे कहेंगे हम लोग प्रीपैरेटरी स्टेज, ठीक है। और जो फिर थर्ड वाला इसे कहेंगे मिडल स्टेज, और जो फोर्थ वाला इसे कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। अब देखिए जो हमारा फाउंडेशन स्टेज है, इसमें जो स्टार्टिंग के जो 3 ईयर रहेंगे उसमें मतलब जो भी छात्र हों वह नर्सरी में केवल पढ़ाई करेंगे। उसके बाद से लास्ट 2 ईयर क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड में। जो हमारा प्रिपरेटरी स्टेज है इसके अंतर्गत क्लास 3 4th और 5th आएंगे, और जो मिडिल स्टेज है इसके अंतर्गत हमारे क्लास 6 7 और 8th आएंगे, और जो सेकेंडरी स्टेज है इसके अंतर्गत हमारे क्लास 9th 10th 11th और 12th आएंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये आपको दिख रहा है ये एज रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जब स्टूडेंट 3 ईयर का रहेगा तो उसका एडमिशन नर्सरी में हो जाएगा। 3 से 8 ईयर तक मतलब उसकी एज वह फाउंडेशन स्टेज में रहेगा, और 9 से 11, ठीक है, वह प्रिपरेटरी स्टेज में रहेगा, और 12 से 14 ईयर इस एज में वह मिडिल स्टेज में रहेगा, और 15 से 18 ईयर वह सेकेंडरी स्टेज में रहेगा, ठीक है। ये मतलब 5+3+3+4 का मीनिंग हो गया। तो 5 वाले क्या कहेंगे फाउंडेशन स्टेज, और 3 वाले को प्रीपैरेटरी स्टेज, और फिर 3 वाले को मिडिल स्टेज, और 4th वाले को सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम जानेंगे कि मतलब फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा और बाकी स्टेज में क्या क्या होंगे। कि फाउंडेशन स्टेज में अब एग्जाम नहीं होगा, मतलब क्लास सेकेंड तक अब स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, और ना ही कोई विद्यालय कोई स्कूल एग्जाम लेगा। जो हमारा सेकंड आता है प्रिपैरेटरी स्टेज, मतलब क्लास 4th 3rd 4th 5th, ठीक है, इसमें एग्जाम होंगे। लेकिन हाँ आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी जो मुख्य भाषा रहेगी उसी में आपको पढ़ाई करने हैं क्लास 5th तक। जो मिडिल स्टेज है इसमें आपको कोडिंग वोकेशनल मैथ साइंस एंड आर्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मैथ साइंस एंड आर्ट्स ये तो पहले से पढ़ाए जाते थे, लेकिन ये जो अलग से ऐड हुआ है कोडिंग और वोकेशनल। कोडिंग मतलब आपको ये कि कंप्यूटर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और जो वोकेशनल है इसमें स्टूडेंट जिस भी फील्ड में अपना इंटरेस्ट रखता है, चाहे वो कारपेंटर का हो या फिर पेंटिंग का हो, उसमें इसको छोटे छोटे इससे प्रोजेक्ट्स कराए जाएंगे। जो हमारा फोर्थ है सेकेंडरी स्टेज, इसमें क्या होगा कि अब स्टूडेंट अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 11th में लड़का है, तो पहले क्या था, अगर वो मैथ से पढ़ेगा तो उसको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और हिंदी लेना पड़ता था, वो बायो नहीं ले सकता था। जो बायो से पढ़ेगा वो मैथ नहीं ले सकता था। जो बीकॉम से पढ़ेगा वो ना तो मैथ ले सकता था, ना ही तो बायो ले सकता था, ठीक है। इस प्रकार कुछ कंडीशन पहले थे। लेकिन जब ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी उसके बाद से स्टूडेंट चाहे तो वह मैथ में इंटरेस्ट रखता है तो मैथ भी ले लेगा, बायो पे उसको थोड़ा बहुत मन लगता है तो बायो ले लेगा, यदि वह चाहे ह्यूमैनिटी से कोई सब्जेक्ट लेना तो उसका भी ले सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट अपने इच्छा अनुसार सब्जेक्ट क्या करेंगे चूज करेंगे। हाँ अब जो पहले एग्जाम होते थे मतलब ईयरली पूरे मतलब ईयर के लास्ट में, ऐसा नहीं होगा, अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। और 6 मंथ पे एक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, मतलब हर 6 महीने पे आपका एक सेमेस्टर का एग्जाम होगा। अब देखिए रिजल्ट कैसे बनेंगे, तो रिजल्ट में स्टूडेंट अपना मतलब जिस स्टूडेंट का रिजल्ट बनने जा रहा है वह स्टूडेंट खुद नंबर देगा, उसके क्लासमेट देंगे और टीचर, इन तीनों के नंबर मिला के ऐड किए जाएंगे, और साथ ही जो सेमेस्टर में वो एग्जाम दिया है उसके नंबर को ऐड करके इसका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। हाँ दूसरी बात ये कि जो इस सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे ये 2 टाइप के होंगे, एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। लेकिन अब ये क्लियर नहीं किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कि कौन से सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव होंगे और कौन से सेमेस्टर में आपके सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। तो ये हमारा पूरा हो गया नर्सरी से लेके 12th तक कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा
और एग्जाम कैसे कैसे होंगे और रिजल्ट कैसे बनेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद से ग्रेजुएशन की स्टडी में कौन कौन से चेंजिंग आएंगे। देखिए, सबसे पहले कि बीएससी, बीकॉम, बीए, ये सारी डिवाइडेशन अब समाप्त कर दिए जाएंगे। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए पहले क्या थे, यदि आप बीएससी मैथ से कर रहे हैं तो आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप बायो के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। यदि आप बीएससी बायो कर रहे हैं तो आप मैथ के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। यदि आप बीए कर रहे हैं तो भी आप बायो के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के डिवाइडेशन जो थे वो पहले थे, लेकिन जब ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो ये सारे खत्म कर दिए जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो सब्जेक्ट लेके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर का हो जाएगा, ठीक है, नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद। तो इसमें आपको पर ईयर एक डिग्री मिलेगी। यदि आप ग्रेजुएशन 1 ईयर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। आप 2 ईयर ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। यदि आप 3 ईयर ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी। यदि आप 4 ईयर ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। हाँ, इसमें सबसे खास बात यह है कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था कर दी गई है। इससे क्या फायदा होगा, यदि कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में स्टडी किया, उसके बाद से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो पहले क्या था कि आपको ग्रेजुएशन के 3 ईयर कंप्लीट करना है तभी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलती थी। और मिलती भी थी फर्स्ट ईयर सेकेंड तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता था। लेकिन अब इसमें ये हो गया है, यदि आप फर्स्ट ईयर में पढ़े, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, किसी कारणवश आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप कोई एप्लीकेशन डाल के उस यूनिवर्सिटीज में अपनी पढ़ाई स्टॉप करा सकते हैं। फिर 2 3 4 साल बाद आपकी जब इच्छा हुई पढ़ने की, तो फिर आप आके एडमिशन लेके फिर अपनी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहां आप स्टॉप करके गए थे। अब देखिए, अगर आपका कहीं जॉब लगता है या फिर कहीं वैकेंसी निकलती है और आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है, तो कम से कम आपके पास बैचलर की डिग्री रहनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। और सेकेंड बात, यदि आप बैचलर के बाद पीजी करना चाहते हैं तो आपको 2 ईयर स्टडी करना पड़ेगा पीजी में। यदि आप रिसर्च के बाद आप पीजी करना चाहते हैं तो आपको 1 ईयर स्टडी करना पड़ेगा पीजी में। तो इस प्रकार के ग्रेजुएशन में चेंजिंग आए हैं। हाँ, यदि आप अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ ले लें, बायो का एक सब्जेक्ट ले लें या फिर एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लेके तीनों का ऐड करके ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर लें, तो ये अब पॉसिबल हो जाएगा नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद। अब कोई आपके ऊपर वो कंडीशन नहीं रहेगा कि यदि आप बीएससी मैथ से कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही लेना है। अब आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो सब्जेक्ट लेके आप अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन वाली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति को सफल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन से डिपार्टमेंट को क्रिएट किया गया। हमारा फर्स्ट है NCPFECCE, नेशनल एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इस डिपार्टमेंट का काम यह रहेगा कि जो मतलब हमारा फाउंडेशन स्टेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको कैसे एजुकेशन देना है, इसकी व्यवस्था करना, मतलब 8 वर्ष की उम्र के छात्रों को कैसे शिक्षा देनी है, इसकी व्यवस्था का काम हमारा ये डिपार्टमेंट करेगा। जो सेकेंड है GIF&SEZ, यानी जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स। इसका मतलब ये, इस डिपार्टमेंट का कार्य यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े गांव, नगर इत्यादि इनको विशेष तौर पे विकसित करने का कार्य। मतलब भारत में आज भी ऐसे कई जिले हैं जहाँ की साक्षरता दर बहुत ही कम है, तो उस जिले को चिन्हित करके और वहां पे शिक्षा की दर को, अर्थात साक्षरता दर को हम कैसे बढ़ाएं, इस पे कार्य करेगी यह डिपार्टमेंट। जो हमारे थर्ड है मेरूज, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। इस डिपार्टमेंट का काम यह रहेगा कि मतलब IIT और IMS की तरह उच्च गुणवत्ता वाले यूनिवर्सिटीज की स्थापना के बारे में विचार करना। लेकिन अभी इस डिपार्टमेंट को बनाने पर ही विचार किया जा रहा है, अभी इस डिपार्टमेंट को क्रिएट नहीं किया गया है। जो हमारा फोर्थ है NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। इस डिपार्टमेंट का काम रहेगा कि डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में काम करना, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डिपार्टमेंट जो कि भारत सरकार ने क्रिएट किए हैं और उनका क्या क्या काम है, ये सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कुछ अन्य तथ्य। जैसे हमारा पहला है, पहले क्या था, एजुकेशन के फील्ड में हमको जीडीपी का 2.9% मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड हमारा, वर्ल्ड की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी हैं अब वो भारत में भी अपनी ब्रांच खोल सकती हैं।
जो हमारा थर्ड है, अब मतलब स्टूडेंट क्लास 9 से ही फॉरेन लैंग्वेज में एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज को छोड़ के। मतलब जो भारत सरकार ने, ठीक है, सारडी बनाया है फॉरेन लैंग्वेज का, उसमें चाइनीज लैंग्वेज की जगह नहीं दिया गया है। जो हमारा फोर्थ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। मतलब अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय, काम वही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अन्य तथ्य हो गए। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद से इसमें भी बदलाव आएंगे।